हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज हम लोग वही भारतीय संविधान जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे की जो एक्ट बची हुई है उसको देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पढ़ा था और उसकी विशेषताएं को भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े थे। चूँकि ये एक्ट 1773 में लाया गया था, तो इसमें कुछ कमियाँ भी थी। उस कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में लाया गया था, ठीक है? तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार जो है, कोलकाता की जो सरकार थी, उस कोलकाता के सरकार के प्राधिकार में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को भी डाल दिया गया। ठीक है, मतलब बिहार, बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र थे उस पे ये कोलकाता में जो एक सरकार थी उस पे ये रूल रेगुलेशन बना सकता था। ठीक है, और कोलकाता में कुछ किसकी सरकार थी? तो वो जो कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ व्यापार करने के लिए इंडिया, उसकी सरकार थी। और ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो ये एक्ट जो है ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके बाद 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो बॉडी का गठन किया गया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हाँ, अब देखिए ये एक्ट वगैरह क्यों लाया जा रहा था। अभी भी आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। तो जिस तरह से समय बदलता है, चीज़ें की रिक्वायरमेंट बदलती है, तो उस हिसाब से संविधान में भी चेंज करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो जिस वक्त ये लाया गया तो उस वक्त उसकी ज़रूरत थी, अब ज़रूरत नहीं है तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसी प्रकार जब अंग्रेज आया यहाँ पे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम है, तो उसने ये पॉलिटिकली लोगों को रूल करना शुरू किया। और फिर ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है वो इस एक्ट के तहत इस कंपनी पे अपना रूल रेगुलेशन लगाना शुरू की थी। ठीक है, तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में दो चीज़ बनाई गई, दो बोर्ड बनाई गई थी। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि व्यापारिक मामलों को देखना, मतलब इंडिया का जो व्यापारिक मामला है उसको देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि राजनीतिक मामलों को देखना। देख रहे हैं ना, पहले क्या था कि एक ही बॉडी दोनों चीज़ को देखती थी, अब क्या है, दोनों काम के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग, दो अलग अलग सेपरेट बॉडी बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद आया 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस अधिनियम के तहत ये प्रोविजन लाया गया कि यहाँ पे जो जो भी इस बोर्ड के जो मेंबर होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उसको सैलरी भारत के राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया था? 1793 का जो चार्टर अधिनियम है उसके अंतर्गत लाया गया था। फिर आया 1813 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम आया, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत कंपनी को, कौन सा कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको 20 साल के लिए फिर से रूल करने, 20 साल के लिए फिर से जो है रूल करने का अधिकार बढ़ा दिया गया। दूसरी चीज़ें, कंपनी को भारत के साथ साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। हाँ, भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, एकाधिकार मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करती थी, वो अकेले करती थी, वो किसी दूसरे कंपनी को नहीं आने दे रही थी। लेकिन इस एक्ट के तहत ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है वो दूसरे कंपनी को भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ इसका एकाधिकार नहीं रहा, दूसरे लोगों भी यहाँ पे व्यापार करने के लिए वो आने लगे। लेकिन लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होता था वो, और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार होता था वो, इसमें इसमें जो है ब्रिटेन, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का है 20 साल के लिए एकाधिकार रहा। ठीक है, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश अ, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। वही मैं आपको ऑलरेडी दिया हूँ। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि 1813 से पहले ईसाई, हाँ ये देखिए क्या था कि 1813 में जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत जो है वहाँ पे ब्रिटेन का जो ईसाई था, ईसाई पोप नहीं, वहाँ का जो धार्मिक गुरु है ईसाई क्रिश्चियनिटी का, वो लोग को इंडिया में आकर यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को लोगों को बताना, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। तो एक्चुअली ये इनडायरेक्टली वो
क्या किया था कि अलाउ कर दिया। ठीक है, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है उन लोगों को अलाउ कर दिया कि इंडिया जा सकते हो, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में बता सकते हो। लेकिन वो लोग जब इंडिया आए तो फोर्सफुली जो ट्राइबल लोग जो हैं, जनजातीय, उन लोगों को फोर्सफुली क्या किया कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाया। इसीलिए जब मुंडा रिवॉल्ट जब होता है, बिरसा मुंडा, तो उसमें एक कारण ये भी है कि वो लोग ज़बरदस्ती मुंडा लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाता था। ठीक है, उसके बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के कुछ विशेषताएं थी। क्या थी विशेषताएं? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मतलब अब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो इंडिया व्यापार करने के लिए आई थी, वो व्यापार नहीं करेगी, अब उसको समाप्त कर दिया। क्या करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे की शासन व्यवस्था देखेगी। ये किसने किया था? ये चार्टर एक्ट किसने किया लाया था? तो ये ब्रिटेन के गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। किसके लिए? यहाँ पे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए लाया गया था। ठीक है, तो दूसरी प्रोविजन हम लोग ने देख लिया। तीसरा क्या है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब 1773 का जो रेगुलेट एक्ट था, उसके अंतर्गत उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और उसके अंदर बॉम्बे और मद्रास को भी डाल दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? 1733 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बॉम्बे और मद्रास की जो परिषद है उसको विधि निर्माण की शक्ति वापस दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल परिषद की में विधि सदस्य। हाँ, अब लॉ से रिलेटेड कोई इशू हो जाए तो किससे परामर्श लिया जाए? इसके लिए एक चौथा आदमी, गवर्नर जनरल के जो काउंसिल है, मतलब गवर्नर जनरल का जो परिषद है, उसमें एक चौथा आदमी ऐड किया गया, वो एक विधि सदस्य था। ठीक है, ये पूछता है किस एक्ट के तहत ये ऐड किया गया था, तो आपको बताना होगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अंतर्गत विधि सदस्य को ऐड किया गया था। ठीक है, छठा विशेषता क्या है? भारत में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। मतलब ये जो दास प्रथा थी उसको अ, उसको दास प्रथा को विरुद्ध, विधि मतलब कानून, मतलब ये कानून के अगेंस्ट है, नियम कानून के अगेंस्ट है, ये दास प्रथा नहीं होना चाहिए, ये घोषित किया गया। और उसको उन्मूलन के लिए उसको 1843 में उन्मूलन भी कर दिया गया। ठीक है, सातवां पॉइंट क्या है? अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को, हाँ, ये चीज़ देखिए। अब अभी भी आप देखते होंगे फंडामेंटल राइट, नहीं, आपका जो मौलिक अधिकार है उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें पहले भी 1733 में जब ये अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत भी ये लिखा हुआ था कि किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश और रंग के आधार पर आयोग नहीं ठहराया जा सकता है। नहीं, तो आठवां पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए के ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब गवर्नर जनरल का जो परिषद है, गवर्नर जनरल का काउंसिल है, उसको पूरे देश में राजस्व से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। वो पूरे राजस्व, क्या मतलब? पैसा, मतलब कितना टैक्स लेना है, कैसे व्यापार होगा, मतलब सब ये देख सकता था। मतलब ये गवर्नर जनरल का परिषद ही इस सब का देख रेख करता था, इस सब से रिलेटेड नियम कानून वही बना सकता है। ये ऐड किया गया किस एक्ट के तहत? 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, नौवां विशेषता क्या था? 9th पॉइंट, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया। हाँ, अब क्या है कि भारत में कानून सेग्रीगेट नहीं था, मतलब एकदम मेशी था, पूरा मिक्स था। मतलब क्लियर कट पूरा रूल रेगुलेशन नहीं था कि मान लो आप कोई भी क्राइम करते हो तो उसके लिए कौन सी सज़ा आपको मिलनी चाहिए, वो क्लियर कट नहीं था। तो उसको वर्गीकरण किया गया। और किसने किया? उसके लिए क्या, उसके लिए कैसे 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 करेगा? उसके लिए एक आयोग बनाना होगा, विधि आयोग बना। आयोग क्या होता है? तो आयोग कुछ लोगों का एक समूह होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिसर्च करता है, उसके बारे में रूल रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, तो वही एक आयोग कहलाता है। तो लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के अध्यक्ष थे, और ये आयोग कब बना? विधि आयोग 1834 में। तो ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि विधि आयोग कब बना था? 1834 में बना था। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। और किस एक्ट के तहत बना था? तो वो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट चार्टर हम लोग देखते हैं, 1853 का चार्टर। ठीक है,
चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम की मुख्यतः विशेषता क्या है? फर्स्ट विशेषता है कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। हाँ, अब देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि फलम्मा बाबू का बेटा है तो जॉब दे दो, ये वाला चीज़ें नहीं है। अब ये इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम लेकर फिर नौकरी दी जाएगी, ये एक ऐड किया गया। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले 1854 ईस्वी में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। ये मैकाले समिति अलग चीज़ों के लिए बनाई गई थी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। हाँ, अब देखिए गवर्नर जनरल का जो परिषद है उसमें विधायी कार्य अलग है। विधायी मतलब लेजिस्लेटिव, कानून बनाने वाला काम अलग है। प्रशासनिक मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो दोनों काम अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेजिस्लेटिव का पार्ट है, वो लोग कानून बनाते हैं। लेकिन कैबिनेट के लोग, जो कि पार्लियामेंट के लोग ही होते हैं कैबिनेट में भी, लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग एक तरह से एक्सिक्यूटिव बॉडी है, वो चीज़ों को एक्सिक्यूट करता है। ठीक है, तो ये दोनों काम अलग अलग है। तो वो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें ये दोनों कार्य को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाने लगा। हाँ, मतलब अब अलग अलग किया काम तो ऑब्वियसली मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो क्या हुआ कि 6 नए लोगों को, 6 नए पार्षद को ऐड किया गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, फिर आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब ये देखिए 1858 का जो आया, इससे पहले 1857 में एक क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसके बाद ये एक्ट आया है। समझ सकते हैं, अगर 1857 के बाद ये एक्ट आया है तो पक्का 1857 में जो भी कुछ हुआ होगा उसमें जो भी कमियां अंग्रेज को लगा होगा कि यार अगर ऐसा होता तो ये 1857 क्रांति नहीं हुई होती, तो उस सब को रोकने के लिए इसमें प्रोविजन डाला होगा। नहीं, तो हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या विशेषता था। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब देखिए, अब 1857 तक भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में नहीं था। किसके हाथ में था? कंपनी के हाथ में था। कौन सा कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। लेकिन 1857 में जब क्रांति हुई उसके बाद ये भारत का जो शासन है वो डायरेक्ट क्राउन के हाथ में आ गया। क्राउन कौन होता है? क्राउन कौन है? तो क्राउन ब्रिटेन का कह सकते हैं कि राजा, राजा कह सकते हैं, वो राजा होता है एक। जिस तरह से एक्चुअली वहाँ पे एक मोनार्की है ना, तो वहाँ पे राजा होता है सबसे मेन। हम लोग का प्रेसिडेंट है मेन, उन लोग का एक राजा होता है क्राउन। तो वो डायरेक्ट क्राउन अपने हाथ में ले लिया। सेकंड, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। मंत्री पद, ठीक है, मिनिस्ट्री सिस्टम की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया गया। हाँ, अब ये देखिए 15 लोगों का एक ये बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, 15 लोगों का, जिसे आप भारत परिषद कहते थे, 15 लोगों का बनाया गया। इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 6-7 सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चुना जाता था। देखिए ब्रिटिश सरकार मतलब ब्रिटेन का गवर्नमेंट, और ये 7 सदस्य कंपनी के द्वारा। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। देख रहे हैं ना, पहले पहले भारतीय मामलों पर किसका नियंत्रण था? कंपनी का नियंत्रण था, लेकिन अब डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का नियंत्रण होगा। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। हाँ, ये चीज़ देखिए, वो जो मुगल जो थे, नहीं, दिल्ली सल्तनत के बाद जो मुगलिया सल्तनत जो था, तो उन लोगों का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अच्छा बताइए, एक चीज बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत लाया गया था? नहीं, तो ये जो लाया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिए 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को लाया गया था। लेकिन 1800 1858 के जो भारत शासन अधिनियम है इसके तहत
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 7वां पॉइंट क्या है, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब भारत के एक राज्य सचिव वहाँ पे होंगे, नहीं, वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भारत के शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल मतलब ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है उसमें भारत का एक सचिव होता था, राज्य सचिव। ठीक है, वो उसका कार्य क्या था कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी, मतलब वो ऑब्वियसली ब्रिटिश संसद का मेंबर है तो उसको उसके प्रति उत्तरदायी होना बनता भी है, तो उसके प्रति उत्तरदायी रहेगा। और भारत के जो प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण रहेगा। हाँ, भारत में जो भी प्रशासन है वो उस पर उसका संपूर्ण नियंत्रण रहेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कहाँ पे है, ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 8वां पॉइंट क्या है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय। हाँ, अब इसी एक्ट के तहत पहले अब भारत में जो गवर्नर जनरल जो था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया, चलो पोस्ट का नाम बदल दिया सिर्फ। अतः इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पूछता है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल जो कि वायसराय बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो अगर पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जो लास्ट होगा वही फर्स्ट वायसराय बनेगा। ठीक है, तो वो ये रहा आपका 1858 तक का जो एक्ट है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो ऑब्वियसली चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे आप कमेंट में बताइए कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है। ठीक है, बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।